देखो, मेरा तो राजनीति का और धर्म का जो कुछ भी है वो एक ही लक्ष्य है कि सारी दुनिया में मनुष्य बने। मनुष्य ठीक है। मनुष्य बनने का मतलब मनुष्य में क्या क्या गुण होने चाहिए। अगर ये बात हो जाए जब तो समझो हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। बाकी और चीजों में कोई मनुष्य बनने से मतलब मेरा मतलब है दया होनी चाहिए, करुणा हाँ, होनी चाहिए, इंसानियत के क्षमा पूरे होनी लक्षण उसमें चाहिए, होने चाहिए। ये भाव होने चाहिए। वो भाव आजकल गायब है सारी दुनिया में। तो मेरा लक्ष्य तो व्यक्तिगत तौर पर यह है कि सबसे पहले विकास के काम के साथ साथ लोगों को मनुष्य बनाने की भी हमें कोशिश करनी चाहिए। इस देश में से छुआछूत मिटानी है, गरीबी मिटाने समाज बने। ठीक है। मैंने दूसरी ये कह दिया कि मैं दल नहीं बदल सकता, तो मुझे 2 बार मंत्री और 1 बार मुख्यमंत्री का प्रस्ताव दिया था। उससे पहले तो मैंने बाढ़ रोकने के लिए आंदोलन किया। आंदोलन किया और उसमें पानी का आंदोलन शुरू किया था। वो अब इसके बाद ईआरसीपी बनी है। अब ईआरसीपी मैं ये योजना। नहीं कहता हूँ कि मैंने बनवाई है, ये ठीक है। बिल्कुल गलत है जो लोग प्रचार कर, मैंने नहीं बनवाई। हमने तो भरतपुर को पानी मांगा था, कई आंदोलन किए, जमुना इनको बनाया है तो इनको हटाएंगे नहीं बल्कि इनको मजबूत करेंगे, मजबूत करेंगे। जाने को खाली कर दिया। ठीक। भरतपुर के हिसाब से जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। बाबू जी, राजस्थानी को लाना इसका मतलब है हिंदी को कमजोर करना है। बिल्कुल। भाषा के जो प्रभावशाली लोग हैं उनने इस कदम उठाना चाहिए, उन्होंने उठाया। राजनीति और धर्म अलग नहीं है। सुभाष चंद्र बोस चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस अध्यक्ष का और सामान्य किसान के बच्चे थे। तो राजनीति ना तो हमारा कोई लगाव था, ना राजनीति की कोई जानकारी थी। पहनते थे, अच्छा। थोड़ा रहे थे, तुम्हें आना है जेल में। तो हम उस समय मुझे मंत्री बनाने का प्रस्ताव सुखाड़ी जी ने दिया था। आप जयपुर पल्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपकी मुलाकात राजनीति से जुड़ी एक ऐसी शख्सियत से करवा रहे हैं जो 100 वर्ष की उम्र में नौजवानों से अधिक सक्रियता और स्फूर्ति से आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत है। समाजवादी पार्टी से जिला प्रमुख रहे, 4 बार विधायक, 1 बार सांसद रहे पंडित रामकिशन शर्मा, जिन्होंने 98 वर्ष की उम्र में अपने दोनों घुटनों की सर्जरी करवाई, जो आज भी नौजवानों की तरह उनसे अधिक ऊर्जा से सतत काम कर रहे हैं। आज हम जानते हैं उनके ध्येय वाक्य मैं जिंदा हूं के पीछे की असल कहानी। आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके राजनीतिक जीवन की जो प्रेरणा स्रोत थे कौन रहे? देखिए, हम लोग साधारण गांव के निवासी थे, बिल्कुल। और सामान्य किसान के बच्चे थे। तो राजनीति ना तो हमारा कोई लगाव था, ना राजनीति की कोई जानकारी थी। बिल्कुल। लेकिन हुआ ये कि मैं जब अपने गांव में रहता था, मूढ़िया ललता गांव है, मूढ़िया ललता, हाँ हाँ, बिल्कुल है। तहसील वैर में मूढ़िया ललता गांव है। तो वहां एक मेहतरानी हर दिन हमारे गांव से दूसरे गांव में सफाई को जाती थी। बिल्कुल। और वो उम्र में कम थी, वो मेहतरों में जुआओं के हिसाब से जुआ में उसको जीत के लाए थे। अच्छा अच्छा। लेकिन होता क्या था, जब वो जाती थी गांव में तो मैं एक कुआं पे उस वक्त नहाने जाती थी। कुआं कच्चा खारा पानी था। तो वो आती थी और हर दिन मुझसे कहती थी मुझे पानी पिलाओ। तो बिल्कुल। मैंने कहा तुम घर से आती हो, यहाँ पानी पीती हो, क्यों पीती हो? तब उसने मुझे बताया कि साहब हमारे यहाँ पानी का इंतजाम ही नहीं है, हम तो अपने घड़े को ले जाकर रख देते हैं। पानी भरने वाली जो औरतें आती हैं, कोई कोई तो हमारे घड़े में पानी डाल देती है, कोई फटकार देती है, इसलिए हमारे पास पानी नहीं है, खारा पानी। तो मुझे ताज्जुब हुआ कि इस देश में अब भी लोगों की ऐसी हालत है। ये तो प्रारंभ में संस्कार बने गरीबी के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ, ये संस्कार बने। एक सवाल आया था गत
6-8 महीने पहले कि मुख्यमंत्री जी ने कुछ एक वर्ल्ड क्लास शहर बनाने के लिए भरतपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया है और उसके तहत उसको पूरे वर्ल्ड में एक अलग से उसकी देखा छवि हो ऐसा एक शहर बनाए जाने का देखा काम चालू किया है। देखा, ऐसा तो मेरी जानकारी में नहीं है, पर शहर में अब अतिक्रमण हट रहे हैं। अतिक्रमण कुछ लोगों को नए मकानों पर पाबंदी लगी है, मतलब वहाँ शहर जैसा था ही नहीं। अब उसमें कोशिश हो रही है वर्ल्ड क्लास बनेगा, राजस्थान का बनेगा, अभी कुछ नहीं कह सकते। हाँ, अब प्रचार ही जरूर करते हैं, हमने ये किया। अब यूं तो मुख्यमंत्री जी एक बात कहते हैं लगातार कि गहलोत सरकार ने 5 साल में वो काम नहीं किया जो मैंने 2 साल में कर दिया। अब इसमें मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब सरकार बनी थी तब ये कह रहे थे कि बीजेपी वाले कहते थे कि गहलोत खजाने को खाली कर गया, खजाने को खाली। अब खजाना तो हो गया खाली, पर नया टैक्स लगा दी तो तुमने 5 साल में काम 5 साल का काम 2 साल में कैसे कर दिया? आप बताओ वो खजाना कहाँ से आया? पैसा कहाँ से आया, कहाँ से आया? तो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री है नरेंद्र जी मोदी साहब, वो क्या कहते हैं, जो काम हुआ है वो सन 14 के बाद हुआ है। अब आप समझो, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जब इस तरह की बात करेंगे राजनीति में, तो राजनीति का स्तर क्या रह जाएगा? इसका मतलब है 14 से पहले भाखड़ा नहीं बना था, इसका मतलब है 14 से पहले रेल योजनाएं नहीं आई थी, इसका मतलब है रावरकेला कारखाने नहीं लगी थी। तो मोदी जिस तरह कहते हैं उस तरह नहीं कहना चाहिए। हाँ, वो ये कह सकते हैं उसके मुकाबले मेरे टाइम बेहतर काम हुआ। तो वो इसलिए ज्यादा हुआ कि हमारे खजाने में नया टैक्स लगा था, उसकी वजह से पैसा ज्यादा आया था। हमारे यहाँ राजस्थान में भी ज्यादा आया, और पहले जब तक नहीं था ये टैक्स, उससे पहले कई चीजों पे छूट थी, खजाने में इतना पैसा नहीं आया था। लेकिन अब ये टैक्स लगने के बाद तो कोई चीज बिना टैक्स के बची नहीं, इसलिए इनके पास पैसा ज्यादा आया है, तो ज्यादा काम हो सकता है। बाकी मौलिक तौर पर कोई नया काम नहीं हुआ। आपके राजनीति में आने का मुख्य ध्येय क्या? देखिए, मुख्य ध्येय जैसे मैंने शुरुआत में कहा, उस हरिजन की स्थिति को देख के और मेरे दिमाग में बैठ गया था कि हमें इस देश में से छुआछूत मिटानी है, गरीबी मिटानी है। ये संदर्भ मेरे मुख्य ध्येय ये था शुरुआत जो हुई, और उसके बाद जब सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गया तो सारा आंदोलन ही समता के लिए, समता के लिए तो सारा आंदोलन सोशलिस्ट आंदोलन, फिर वहां से आपने मैं उसमें राजनीति में जो मेरा उद्देश्य था मुख्य उद्देश्य वो अब भी अधूरा है। अब भी हम चाहते हैं कि जो विषमता है समाज में, अमीर गरीब की विषमता है, 20 तरह की विषमता है, ये विषमता मिल जाए और समता मूलक समाज बने। ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, एक बार आपकी राजनीति में एक ऐसा समय आया था जब पंडित भूतपूर्व विधानसभा अध्यक्ष पंडित गिरिराज प्रसाद तिवारी ने कोई आपको ऑफर किया मुख्यमंत्री पद के लिए? नहीं, ऐसी कोई कहानी थी? नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, ऐसा था, पहली बार 67 में मंत्री बनने का ऑफर दिया, ठीक है, खत्म। फिर दूसरी बार जब जनता पार्टी हार गई, नहीं वो कांग्रेस हार गई, और जब कांग्रेस के 62-63 लोग थे, 35 हमारे लोग थे, ठीक है, तब हरदेव जोशी ने मुझसे कहा कि आप सरकार बनाओ, हम आपका साथ देंगे। तो मैंने जोशी जी से कह दिया कि मैं दल नहीं बदल सकता। क्यों नहीं बदल सकता? मैंने कि मैं बिल्कुल नहीं बदल सकता दर, ना मुझे मुख्यमंत्री की बात है ना कोई दूसरा। तीसरा मौका जब आया, जब भैरव सिंह और हम पार्टी टूटी थी, जनता दल टूटा, जनता दल, तब भैरव सिंह जी मेरे पास खुद गए। भैरव सिंह जी गए, केदार थे, माणिक चंद सुराणा थे, जनता वहाँ मेरे ऑफिस वहाँ गए। उन्होंने कहा, तो मैंने भैरव सिंह ने कहा मैं दल नहीं बदल सकता, आपकी सरकार नहीं गिराएंगे इतनी बात। तो मुझे 2 बार मंत्री और 1 बार मुख्यमंत्री का प्रस्ताव दिया था। वो प्रस्ताव दिया था हरदेव जोशी ने, हरदेव जोशी जी ने दिया था, तिवारी ने। तो क्या हुआ था कि जब जनता पार्टी समता पार्टी बनी तो समता पार्टी का अध्यक्ष था, समता पार्टी ने बीजेपी से समझौता कर लिया। इस बात से छोड़ के फिर मैंने कहा अब मैं इनके साथ नहीं जा सकता, नहीं रह सकता। उन दोनों में फ्री था, तो उस समय के लोकसभा के चुनाव होने थे,
तो लोकसभा के चुनाव के लिए अशोक गहलोत साहब ने टेलीफोन किया गिरिराज प्रसाद तिवारी को, और गिरिराज प्रसाद तिवारी मेरे पास आए कि आपसे गहलोत साहब बात करना चाहते हैं। गहलोत साहब ने मुझसे बात की। उस समय मैं कोई दल में नहीं था। हाँ, मैं चुनाव लड़ सकता हूँ, अब लड़ सकता हूँ, बाकी मैं दल नहीं बदलूंगा, क्यों मैंने उमदा पार्टी से मिल गई तो मैं उसके खिलाफ हूँ। ये बात चली तो उस समय इनने बहुत कोशिश की, हर अशोक अशोक जी जी ने गहलोत बहुत ने। ज्यादा, लेकिन नटवर सिंह जी ने अपना लड़का खड़ा कर दिया और उनकी नटवर सिंह की ज्यादा चली। नतीजा ये है, उस समय उनका लड़का हार गया और विश्वेश्वर सिंह चुनाव जीत गई। तो लोकसभा के बाद भी फिर मुझे गहलोत साहब ने कहा कि आप हमारे दल में आओ। मैं दल बल में नहीं आऊंगा, अब तो मैं कुछ और ही काम करूंगा, क्यों बहुत ले लिया दल में, और मैं जिस दल में जो बनाना चाहता हूँ वो कांग्रेस अभी है नहीं, इसलिए मैं दल में नहीं आऊंगा। ये घटना हुई। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, आप का जीवन, जो राजनीतिक जीवन है, वो मुख्य रूप से पानी के आंदोलन से जुड़ा रहा। नहीं, ये पानी के आंदोलन से तो अब जुड़ा है। सन 2000 जब हम सब जगह से MP MLA रह ली है ना, हाँ। तो वैसे पानी का आंदोलन जुड़ा तो नहीं है, लेकिन इसकी क्या थी कि हमारे भरतपुर जिले में 3 नदी थी, बाणगंगा, गंभीर और ऊपरेल। तो हम जब MP थे, MLA थे, उस समय पानी की समस्या नहीं थी। उस समय बाढ़ आती थी भरतपुर ठीक में। है। तो सबसे पहले तो मैंने बाढ़ रोकने के लिए आंदोलन किया। आंदोलन किया, और उसमें इतना पैसा दिया उस समय की सरकार ने कि वहाँ के विभाग पैसा भी खर्च नहीं कर पाए। उसके मतलब उसका बाद उपयोग नहीं कर पाए, हाँ, वो काम नहीं हुआ। हाँ, खर्च नहीं कर पाए। उस समय मैंने पानी के लिए कई बंध बनवाए, छोटी छोटी नहर बनवाई, कई गांवों में जुड़ा है पानी। अब 2007 में से हम जो जुड़े हैं पानी के, अब उस समय तो आता थी बाढ़, भरतपुर में पानी नहीं था। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि पानी कैसे मिले। तो उसी दिन अखबार में मैं पढ़ रहा था कि आज कोटा बैराज के इतने गेट खोल दिए हैं और ये पानी जमुना में जा रहा है। तो मुझे समझ में आई कि जब पानी जमुना में जा रहा है तो ये पानी गंभीर में लाया जाए, और गंभीर में ला के भरतपुर को लाया जा सकता है। ये विचार मेरे दिमाग में आया। मीटिंग खत्म होने के बाद पता नहीं क्यों मेरा उनसे ज्यादा परिचय भी नहीं था। देखे, ठहरो पंडित जी, ठहरो, बैठे, मन की मिल रहा है, कोई काम बताओ। तो मैंने कहा, काम आपके लायक? मैं कि हमारे लिए पानी नहीं है, कुछ पानी के लिए कर सको तो करो। तो वसुंधरा जी ने कहा, पानी कहाँ है? मैं कहाँ से दे दूँ? पानी ऐसी थोड़ी है मैं दे दूँ। खैर, वो बात उनने अचानक कही और मैंने भी बात अचानक की। फिर मैंने एक उनको लिख के चिट्ठी दी, उनके सेक्रेटरी को, और उस सेक्रेटरी को चिट्ठी देने के बाद 2 मीटिंग हमारी हुई पानी के संबंध में। ठीक है। उस समय थानवी साहब सिंचाई सचिव थे, उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई। भरतपुर के 2 इंजीनियरों को लेकर आया और उनने उस पर कार्रवाई शुरू की, मैं हमारी चिट्ठी पे। लेकिन साल भर बाद उनने कहा, इस पानी को हम नहीं दे सकते, मगरमच्छ मर जाएगी, इसलिए अब आपको नहीं दे सकते। हाई पानी का आंदोलन शुरू किया था वो। अब इसके बाद ERCP बनी है। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंने बनवाई है, ये बिल्कुल गलत है जो लोग प्रचार कर, मैंने नहीं बनवाई। हमने तो भरतपुर को पानी मांगा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमने जब भरतपुर को मांगा तो इनके दिमाग में भी या तो ये योजना पहले से थी या आई हो, या ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर ये पहले से ही हमारे भरतपुर को जोड़ लेते तो साल भर मीटिंग क्यों करते? तो शायद इन्हें या तो पहले कोई छोटी योजना थी या बाद में विचार आई। बाकी मैंने तो केवल भरतपुर में पानी के लिए मांग की थी। इधर इधर जमुना का समझौता सन 54 में हमारा जमुना के पानी का समझौता हुआ था, उसके लिए भी हम आज तक संघर्ष रहते हैं। एक जगह तो पानी आ गया, दूसरा फेज अभी बाकी कल ही मैंने चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री को 54 के समझौते। मतलब अभी भी ये आपका पानी के लिए संघर्ष सतत जारी है? पानी और उद्योग के लिए, उद्योग और पानी के लिए, दोनों के लिए संघर्ष सतत जारी है। अरे आपने 98 वर्ष की उम्र में दोनों घुटनों का ऑपरेशन करा लिया, सर्जरी, रिप्लेसमेंट सर्जरी करा ली और सफल सर्जरी आपकी हो गई। तो इसके पीछे क्या आपकी? देखो, मेरी उम्र जब हो गई थी, आमतौर पर लोग कहते थे 60-70 साल के बाद रिटायर हो जाना चाहिए।
60-70 तक हम एमएलए एमपी रहे। MP रहे थे। उसके बाद मैंने ये सोचा कि अब हमें कुछ करना चाहिए। मैं तो स्वस्थ था, कोई ठीक है। बीमार था नहीं, हाँ। आज भी मेरे कोई बीमारी नहीं है, स्वस्थ ठीक हूँ। है, बिल्कुल। तो मैंने जो सोचा वो ये सोचा, सबसे पहले पानी के सवाल को लो, ये पानी का सवाल सबसे प्रमुख है। पानी का सवाल लिया और कई आंदोलन किए, जमुना के पानी का आंदोलन किया, अंत में ये योजना बन के पूरी हो गई। अब इसमें 2 तरह के प्रचार हैं। भरतपुर में तो लोग कहते हैं मैंने बनवाई, मैं अपनी किताब में मना करता, मुझे ऐसी झूठी प्रशंसा पसंद नहीं करता, मैंने नहीं बनवाई। हमने तो भरतपुर को पानी मांगा था, सरकार ने ये योजना हो बनाई। सकता है उस आधार पर ने वो योजना बनाई हो। ठीक है। दूसरे, भरतपुर की स्थिति है कि सीमा से लगा हुआ राज्य है, ठीक है। तो वहाँ बेरोजगारी सबसे ज्यादा है और उद्योग धंधे कोई है नहीं तेल मिलों के अलावा। तो पानी और रोजगार के लिए निरंतर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और फिर पानी की योजना को ERCP के प्रचार के लिए तो हमने फिर, मेरी तरफ से हमारे जो कार्यकर्ता थे मोहन सिंह और इंदल, वो टोंक में गए, सवाई माधोपुर गए, कोटा गए, दौसा गए। हमने पूरे क्षेत्र में अलवर में मीटिंग की, मैं भी कई जगह गया हूँ और इस आंदोलन को आज भी जारी। और आज भी हम जो चिट्ठी मैंने लास्ट में लिखी है वो आज ये लिखी है, पहले ही हम इतने लेट हो गए थे, अब योजना को आप तेजी से बढ़ाओ। यमुना वाली जल की, जमुना को और ERCP को भी। हाँ, यार अगर ये गड़बड़ नहीं करते तो 16 में योजना पूरी हो गई थी, पर बीजेपी में आपस में वसुंधरा जी से सेंटर का टकराव या और कोई कारण होंगे, उसकी वजह से ये रोक दी। एक तरह से अब ये तो कह रहे हैं हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, पर इसने बहुत बड़ा अपराध किया है, राजस्थान को कम से कम 10 साल पीछे डाल दिया। नहीं, जब पैर वाली बात पूछी ना, वो इसलिए जब मैं देखा कि पैर में तले में दिक्कत है और मैंने कोई अस्पताल कभी बीमार नहीं हुआ हूँ, कोई एक बार हुआ था, मैं स्वस्थ था, तो मैंने कहा जब मैं स्वस्थ हूँ तो मुझे कुछ करना चाहिए। और पैदल चलने में असमर्थ था थोड़ा सा, इसलिए चला के मैं गया। तो डॉक्टरों ने कहा कि पहला केस है, केस तो और भी हैं पर वो तो कोई एक्सीडेंट हो जाता है जब आते हैं, घटना के चला के कोई आए हो, ये पहला केस है। फिर उन्होंने मुझे यही बताया कि इस उम्र में 2 दुनिया में ऑपरेशन हुए हैं, एक तो मेरा, एक कोई यमन में और हुआ था किसी का ऑपरेशन। अच्छा। ये उन्होंने कहा दुनिया में 2 ऑपरेशन हुए हैं इस उम्र में। मतलब भारत के तो आप प्रथम व्यक्ति है जिस 98 साल की उम्र में दोनों घुटनों का ऑपरेशन चला के मैंने ऑपरेशन किया। अच्छा, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछता हूँ। राजस्थान की राजनीति में मारवाड़ और मेवाड़ के चंगुल में ही रही है पूरी राजनीति हमेशा, और भरतपुर पूर्वी राजस्थान को हमेशा इग्नोर किया है। जैसे राज बहादुर जी को केंद्र में भेज दिया, पहाड़िया जी को भी ज्यादा महत्व नहीं मिला, उनको भी केंद्र में दिया। तो राजस्थान की राजनीति में प्रमुखता जो रही चंगुल जिनका रहा, मारवाड़ बारी बारी से मारवाड़ मेवाड़ करा। और अब चूंकि भरतपुर के मुख्यमंत्री हैं गत 2 साल से, आप इस 2 साल के इनके कार्यकाल के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, इसके 2 हिस्से हैं, एक तो भरतपुर के हिसाब से और एक राजस्थान। ठीक है। तो देखिए, अभी तक भरतपुर के हिसाब से हमें सबसे जरूरत थी इस पानी की खेत में पहुंचाना और उद्योग धंधों की स्थापना करना। ठीक है। तो आज तक वो पानी खेत में नहीं पहुंचा है न और उद्योग धंधे के खुले हैं। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि मुख्यमंत्री की गलती है, गलती नहीं है, पर भरतपुर के हिसाब से तो हम ये मान के चलते हैं वहां सड़क बन रही है, पुल बन रहे हैं, इनडायरेक्ट रोजगार भी मिल रहा है, ऐसा नहीं है नहीं हो रहा है। लेकिन जो प्रमुख 2 सवाल है पानी और उद्योग वाले, उस क्षेत्र में कुछ नहीं हो पाए, नंबर 1। नंबर 2, राजस्थान के हिसाब से जो हम कहते हैं तो वो सारे राजस्थान में जो काम चल रहे हैं आजकल, वो सड़कों को चौड़ा कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, पुल बना रहे हैं, पर ये सबसे ज्यादा काम मेरे 100 साल की जिंदगी में जो काम हुए थे गहलोत के टाइम पे हुए थे पिछली बार, ये सब काम जो आधारभूत करीब सुविधाओं के, बल्कि बहुत सी जगह तो जबरदस्ती हम काम कर रहे हैं, गुंजाइश ही नहीं है काम की, जबरदस्ती। जैसे वेर विधानसभा क्षेत्र है, हाँ। मैं नजर डालता हूँ तो वहां करेंगे क्या, गांव गांव में सड़क बन गई, इसके गहलोत जी के टाइम पे अस्पताल खुल गई, कॉलेज खुल गई, तो काम ही बाकी नहीं है। अब तलाश कर रहे हैं काम की,
तो यही हालत राजस्थान की है। तो राजस्थान के हिसाब से तो बंद सड़क नहर बनने वो अलग बात है, और भरतपुर के हिसाब से मैं बता दी। अब इसमें एक समस्या ये है आ रही है खास तौर पर कि कुछ लोग क्या कहते हैं कि भरतपुर में बहुत कुछ पूर्वी राजस्थान में इग्नोर हुआ है, इसलिए कुछ ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ मेरा कहना ये है कि होना तो चाहिए, लेकिन भजन लाल मुख्यमंत्री केवल भरतपुर की नहीं है, वो राजस्थान के भी हैं। ठीक है, तो पूरे राजस्थान में। ऐसी मांग नहीं रखनी चाहिए जिसे वो संभव नहीं कर पाए। जहां तक अफवाह तो शुरू कभी कभी तो ये उठती है, इन्हें तो हटा देंगे, इन्हें तो हटा देंगे, लेकिन मेरा इस मामले में उल्टा ख्याल है। केंद्र ने इनको बनाया है तो इनको हटाएंगे नहीं, बल्कि इनको मजबूत करेंगे, इनके लिए काम करेंगे। क्योंकि अब अगर इनको हटाते हैं तो केंद्र पे सवाल उठता है। केंद्र की जिम्मेदारी होती है, इसलिए हाँ। हटाएंगे नहीं, और हटाने की कोई बात भी नहीं। इनने जो शुरुआत ठीक की है, वो एक तो ये पेपर लीक वगैरह हुए हैं, इस ठीक पर है। इनकी शुरुआत, लॉ एंड ऑर्डर पर शुरुआत ठीक है। ठीक। बाकी लॉ एंड ऑर्डर पर, करप्शन पर इनने जो कार्रवाई की है वो ठीक है। न करप्शन अब एक तरह से जीवन का हिस्सा बन चुका है, इसे अब मिटाना असंभव संभव सा। अब ये अपने आप जरूर प्रचार करते हैं हमने ऐसा किया ऐसा किया, तो एक घटना घटती है दूसरी हो जाती है। तो मेरा ख्याल ख्याल ये है कि भरतपुर के हिसाब से और राजस्थान के हिसाब से तो लॉ एंड ऑर्डर का काम ठीक है, पहले के मुकाबले ज्यादा मतलब ठीक है, पहले के ज्यादा। मुकाबले अब हाँ, ज्यादा बेहतर है। हाँ, खत्म नहीं हुआ है, ज्यादा खत्म तो है। नहीं हुआ है, हाँ, बेहतर हुआ है, हाँ, सुधार हुआ है हाँ, उसमें। थोड़ा सुधार हुआ है। और विकास की दृष्टि से तो मैं मानता हूँ कि गहलोत के टाइम पे जो डेवलपमेंट हुआ वो अब नहीं है। बस उसका विस्तार हो रहा है, उसमें कोई नई बात नई नहीं है, बात नहीं। नहीं। जब तक यहाँ कोई उद्योग नहीं लगे हैं, कुछ चीज प्रचार हर दिन होता रहता है, आज लगेंगे कल लगेंगे, लेकिन अभी तक ऐसी कुछ सामने नहीं आई। नहीं, मुख्य रूप से मेरा सवाल ये था कि आजादी के बाद से ही जी, आपने तो 100 मैंने वर्ष मैंने निकाले हैं, तभी से मैंने आप मैंने जुड़े हुए हैं। मैंने ये सवाल विधानसभा में उठाया कि 15-20 साल पहले, ये पूर्वी राजस्थान का, मैंने खुद, अच्छा। और मैंने ये साबित किया था कि प्रति व्यक्ति टैक्स हम ज्यादा देते हैं और ठीक है। प्रति व्यक्ति खर्च हम सबसे कम करते हैं। विधानसभा में रिकॉर्ड है इस बात को, मैंने इस पर बहस भी की थी पूर्वी राजस्थान पर। हाँ। और पूर्वी राजस्थान की उपेक्षा इसलिए हुई कि पूर्वी राजस्थान से मुख्यमंत्री पहले तो बने थे टीकाराम पालीवाल, लेकिन वो भी 1.5 साल बने। ठीक और है। उस समय जो हालत खराब थी, स्टेट का मर्जर हुआ था, डकैती पड़ रही थी, तो प्राथमिकता उस समय डकैती वगैरह की थी, उनने उस पर कोशिश की। उसके बाद पहाड़िया रहे, पहाड़िया को 1.5 साल कोई काम नहीं किया। अब भजनलाल जी को 2 साल मिले, तो 2 साल में पूरा आकलन नहीं किया जा सकता। अभी तो जो पुरानी योजना चल रही हैं उनका नाम बदल देते हैं, उनको कर देते हैं। तो मेरा हिसाब तो ये है नहीं कि अब पूर्वी राजस्थान को इन्हें ज्यादा ध्यान देना देना चाहिए। एक, क्या आप वर्तमान सरकार के काम से संतुष्ट हैं? देखिए, ये देखने का तरीका है अलग अलग। मेरे हिसाब से मैंने आपको बता दिया, भरतपुर के हिसाब से जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। इसे आप असंतोष मान सकते हो, असहमति मान सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है। ठीक। इसी तरह से राजस्थान के हिसाब से भी मैंने लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर सहमति दी है कि उस पर अच्छा काम हुआ है, पहले से अच्छा हुआ है, लेकिन संपूर्ण रूप से ऐसा कोई नया काम नहीं हुआ है जिससे बेरोजगारी कम हो, क्योंकि आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। और बेरोजगारी में पढ़े लिखे जो बेरोजगार हैं उनमें बेरोजगारी ज्यादा है। स्किल्ड। हाँ, तो उसकी वजह से संतोष असंतोष के सवाल नहीं है, ये समस्याएं हैं। बाबूजी, समाजवादी आंदोलन राजस्थान में आपके मतलब मजबूत हुआ या प्रारंभ हुआ? प्रथम अध्यक्ष आप बने, पहले जनरल सेक्रेटरी थे, वो चला रहे थे, फिर अध्यक्ष आप बने। तो आज की स्थिति में अगर हम देखें तो भविष्य क्या है समाजवादी आंदोलन का? तो समाजवाद की पहले तो व्याख्या पर सहमति बने लोगों क्या। समाजवाद का मतलब सीधा ही है कि गैर बराबरी जो समाज में है वो खत्म होनी चाहिए। अब गैर बराबरी कौन सी? पैसे की गैर बराबरी नहीं, गैर बराबरी जाति की थी, रंग की थी, ठीक है।
में स्त्री पुरुष की थी। तो अब इन गैर बराबरियों में स्त्री पुरुष की गैर बराबरी में कम हुई है, मतलब बराबर नहीं उसमें आई थोड़ा है, सा फर्क फर्क आया हुआ है, है। छुआछूत पहले से कम हुई हुआ है, है। ठीक। खत्म नहीं हुई है, कम हुई है। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय आधार अब उल्टा बदला है। अंतर्राष्ट्रीय आधार में आज से 10 साल पहले हम जब समाजवाद की बात करते थे, 20 साल पहले, उस समय अंतर्राष्ट्रीयता पर ज्यादा जोर था। और आज की स्थिति यह है कि हर राष्ट्र ये कहता है पहले मैं, और पहले मैं के नतीजा ये है कि गैर बराबरी बढ़ रही है। होनी चाहिए थी कम, गैर बराबरी बढ़ रही है। हमारे देश में भी आर्थिक गैर बराबरी बढ़ रही है और दुनिया में गैर बराबरी। तो समाजवाद का मतलब असल में यह है कि ये गैर बराबरी खत्म हो और समता मूलक समाज बने। लेकिन आज की हालत ये है कि 1% लोगों के पास 44% की आबादी की संपत्ति उनके पास है और 22% रोजगार को 1% लोग खा रहे हैं। तो गैर बराबरी, तो समाजवाद का मतलब ना खत्म होगा जब तक गैर बराबरी रहेगी, जब तक समाजवाद की जरूरत रहेगी। नाम इसका वेलफेयर स्टेट दे दो, क्या पूंजीवाद दे दो, संशोधित पूंजीवाद दे दो, पर ये समाजवाद की तरफ कदम है। मेरी एक बार गिरिराज प्रसाद तिवारी जी से बात हो रही थी जी, अब तो इस दुनिया में नहीं रहे, और शायद संभवतः लास्ट साक्षात्कार भी मैंने उनका किया उनके घर पे ही, निवास पे। तो उनसे मेरी बात हो रही थी कि ब्रिज भाषा के लिए ब्रज क्षेत्र के नेताओं ने क्या काम किया, ये मेरा संदर्भ था। तो उन्होंने आपका भी उसमें नाम लिया था और ब्रज भाषा को एक भाषा के रूप में मान्यता दिलाने के लिए संघर्ष। तो उसमें अभी आपकी क्या रुचि है, आगे क्या रुचि रहेगी और क्या आप उसके लिए करना चाहते हैं? देखिए, हम तो इसके पक्ष में, हमारा जो राजस्थानी भाषा का जो विवाद है, हम इसे बोली मानते हैं। ये भाषा मानने हम मानने हैं बोली। बिल्कुल। तो हम लोग तो ये चाहते हैं कि जब हिंदी सर्वनाम भाषा बन चुकी है तो इसमें से खंड करना, भोजपुरी को लाना, राजस्थानी को लाना, इसका मतलब है हिंदी को कमजोर करना है, कमजोर। तो हम लोग तो इसके पक्ष में हैं कि जो भाषा राजस्थान में आज है हिंदी, वो मजबूत होनी चाहिए, चालू होनी चाहिए। और जो राजस्थानी भाषा पर दबाव दे रहे हैं उनको हमें समझाना चाहिए कि मेरा सवाल ब्रिज भाषा को लेके था। तो वो तो मैंने बता दी। नहीं, जैसे अभी केंद्रीय साहित्य समिति है, साहित्य अकादमी है, उसमें सारी भाषाओं का इंद्राज है, लेकिन ब्रिज भाषा उसमें इंद्राज नहीं है। अब इसमें आप देखिए, थोड़ा बहुत आंदोलन चलाया था तिवारी जी ने, हम लोग साथ भी थे, जिसे दोबारा रिवाइव करना चाहिए लोगों को, लेकिन वो मेरे बस की अकेले की नहीं है। अब कारण क्या है कि मैंने कई काम हाथ में ले रखे हैं, पानी का ले रखा है, रोजगार का ले रखा है, अभी सवाई माधोपुर वगैरह में पर सेंचुरी बन रही है, 1 से 22 गांव हट रहे हैं, उस आंदोलन में ले रखा है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि कुछ नए लोग आवें और उसका वो करें, हम जोर से समर्थन करेंगे। क्योंकि ब्रजभाषा तो साहित्य की भाषा रही है, 700 साल तक ब्रजभाषा की प्रमुखता रही है। उसके बावजूद साहित्य अकादमी में ब्रजभाषा का स्थान नहीं मिलना एक बहुत बुरी बात है। ब्रज के क्षेत्र के लिए उसके कारण ये है कि हमारे ब्रजभाषा के जो प्रभावशाली लोग हैं उनने कदम उठाना चाहिए, उन्होंने उठाया। जैसे राज में रहते हुए, अब जब ये कानून पास हुआ उस समय यहाँ कांग्रेस की सरकार थी और उस समय ये मंत्री भी थे, इनने उसको मान्यता देने की बात कह दी। तो एक और मेरा सवाल बाबूजी, आज आपका जब राजनीतिक कैरियर आपने स्टार्ट किया, प्रारंभ किया, और आपने जो राजनीति की, जितने साल आपने सक्रिय राजनीति की और अब आंदोलनों से जुड़े हो, तो उस वक्त सुचिता और ईमानदारी राजनीति में एक थी, और आज की राजनीति किस हाशिए पे खड़ी है, कहां पहुंच गई, उसको लेके आपके मन में क्या सोच है? हम लोगों ने जो स्वप्न देखा था उस हिसाब से बिल्कुल विपरीत स्थिति है। राजनीति को हमारे हिसाब से जो व्याख्या की है राजनीति की डॉक्टर लोहिया ने, हम उसका एक तरह से उसमें हमारी सहमति है। राजनीति की उन्हें व्याख्या की थी कि राजनीति अल्पकाल धर्म है,
ठीक है। अल्पकालीन, और धर्म दीर्घकालीन राजनीति है। ठीक है। धर्म राजनीति और धर्म अलग नहीं है, दो हिस्सा हैं। ठीक है। एक तो धर्म तो दीर्घकालीन राजनीति है, और एक जो सरकारें हैं ये अल्पकालीन राजनीति है। ठीक अब है। इन दोनों में फर्क क्या है कि सरकार का जो काम है वो तो दंड होना चाहिए, और जो धर्म का काम है वो मन का परिवर्तन होना चाहिए। इस आधार पर राजनीति देखी जाए तो पूरी तरह से मामला खत्म। विरोधी सरकार का ही हिस्सा है, बिल्कुल विरोध सरकार का बिल्कुल। हिस्सा है, उन्हें विरोधी नहीं बल्कि दुश्मन मानते हैं। दुश्मन मानते अब आप देखिए कुछ पुरानी बातें जिन पर बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं। सुभाष चंद्र बोस चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस अध्यक्ष का, ठीक है। और कांग्रेस ने उस समय गांधी जी के कहने पर सीतारमैया को खड़ा किया था। बिल्कुल। सुभाष चंद्र हार गए, और गांधी जी ने ये कहा था सीतारमैया की हार मेरी हार होगी। ये घटना खत्म। उन्होंने बाहर फौज बनाई, और जब हमारी सीमा पर आ गए तो उनने गांधी जी के विरोध की बजाय उनने कहा कि गांधी तो राष्ट्रपिता हैं। ठीक है। विरोध नंबर एक, इस तरह का विरोध। दूसरा, अंबेडकर और डॉक्टर अंबेडकर गांधी जी के पूरी तरह से क्रिटिक थे, और वो वर्ण व्यवस्था पर, जात व्यवस्था पर कई मामले मतभेद थे। ठीक है। लेकिन राजनीति का देखिए, जब संविधान बनाने की बात आई तो गांधी जी ने ही सलाह दी थी डॉक्टर अंबेडकर को मौका देना चाहिए। दो बात। तीसरी स्थिति यह है कि मैंने जैसे एक मिसाल दी राज बहादुर जी वाली, मुझे खुद दी, तो उस समय की ये राजनीति के मापदंड होने चाहिए। लेकिन आज की राजनीति तो दुश्मनी है, और दुश्मनी भी ऐसी है कि अपने अपराध को भी लोग दूसरे के माथे भरने की कोशिश करते हैं। और राजनीति भी कैसी करते हैं। 10 साल पहले ये था, अरे जो था उसकी जगह तुम आ गए, अब तुम हम सुधार करो, बजाय इसके कि तुम पुरानी बातों गिनती रहे हो। पुरानी चीज लौट के तो नहीं आएंगे। मान लो कुछ गलती भी हुई होंगी तो वो लौट के तो आएंगे नहीं। आप सुधार करो और सुधार करके बताओ कि इनकी स्थिति है। तो राजनीति अब बहुत गिरी हुई स्थिति में है, बल्कि अब अरबपति बनने हैं, करोड़पति बनने हैं, इसमें 80% राजनीति का ही हिस्सा है। अब जैसे कोई एमएलए, मैं 4 बार एमएलए रहा हूँ, एमपी रहा हूँ, 12 साल जिला प्रमुख रहा हूँ। इस मकान और मेरे मकान के अलावा घर पर मरम्मत कोई पैसा नहीं है। कस्तूरबा गांधी की बहुत हो गई। अच्छा। तो मास्टर आतिन कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, बिल्कुल प्रमुख नेता थे, कार्यकर्ता थे। तो हम जब विद्यार्थी थे तो उनसे मिलने जाते थे, तो उन्हें हमें कूपन दिए, कुछ कूपन। ठीक है। उनकी यादगार में कुछ पैसा इकट्ठा हो रहा था। ठीक है। कस्तूरबा जी की यादगार में। कस्तूरबा की यादगार में थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके उनको दे दिए। इसके बाद बीच में क्या हुआ कि इसी बीच में मेरी शादी तय हो गई। शादी तय हो गई तो उनके बाबा आए, फिर बात चली। बिल्कुल। तो उन्हें पता नहीं जान में या अनजान में एक बात कह दी कि गुलाम देश में लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए। अच्छा। मैं तो ज्यादा उसका अर्थ भी नहीं समझा। अब शादी की तारीख तय हो गई। ठीक है। और मैंने अपने घर वालों से कह दिया मैं सीधी बारात में आ जाऊंगा, सीधा अपने स्कूल से सीधा बारात। मतलब आपकी शादी थी और मेरी खुद की। समझ गया। घर वालों को बोला मैं सीधा बारात में पहुंच जाऊंगा। उसी तारीख को जो मेरे मित्र थे ओम प्रकाश, उनके किसी रिश्तेदार की शादी थी कानपुर में। अच्छा। तो ना तो मैं इसकी गंभीरता समझ पाया कि इसका क्या परिणाम होगा। नतीजा ये है मैं शादी छोड़कर कानपुर चला गया उसी तारीख को। शादी खत्म, मतलब बारात पहुंच गई, मैं कानपुर पहुंच गया। मतलब बिन दूल्हे की बारात पहुंच गई। हाँ, बिना दूल्हे की बारात पहुंच गई। अब खैर वो घटना फिर दूसरी ऐसी हुई कि शादी हुई कि नहीं हुई। नहीं, सुनिए फिर क्या हुआ। मेरा छोटा भाई था तो उस समय गांवों में जो रवाज थे उनके बारात वापस कैसे जाए, तो छोटे भाई के साथ शादी कर दी। वो शादी तो हो गई बंद। ठीक है। अब हमारे सामने सवाल खड़ा ही हुआ, घर से तो भाग गए, लेकिन अब जाए क्या करें क्या। 8वीं दर्जा पास किया था जब 9वीं में शुरू होने वाला थे,
तो अब क्या करें क्या नहीं करें। तो 10-5 दिन तो हमने कानपुर में कुछ उसकी कोई मजदूरी मिल जाए, कोई काम मिल जाए, हमें काम नहीं मिला। फिर किसी ने कहा कि तुम यहाँ नहीं मिलेगा, अहमदाबाद में मिलेगा काम। फिर अहमदाबाद के लिए हम चल दिए। अब ठीक है। हमारे पास तो पैसा था नहीं, बिल्कुल। लेकिन जिस बारात में हम गए थे वो संपन्न आदमी की बारात थी। ठीक है। उनने विदा में जो पैसा दिए थे वो हमारे पास, दोनों के पास पैसे थे। हम तो अहमदाबाद जब हम ट्रेन में जा रहे थे तो उस समय किसी ने हमसे कहा, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, वहां तो हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे हैं। हम्म। लेकिन फिर भी एक अज्ञान आदमी, अनजान आदमी हमें अपने साथ ले गया और अपने घर में ठहराया कि तुम जब तक मत जाना जब तक दंगे दंगे नहीं खत्म खत्म नहीं हो ठीक। जाए। लेकिन मैं जहाँ ठहरा हुआ था, आमतौर पर हमारे भरतपुर जिले के लोग जो बेरोजगार थे उन दिनों में, वो अहमदाबाद बम्बई इनमें ही जाया करते थे ठीक। नौकरी के लिए, मैं समझ गया, वो मजदूर के लिए, रोजगार के लिए रोजगार के लिए। हम्म। तो मेरे मामा के गांव के हम्म। लोग भी वहाँ अहमदाबाद में काम करते थे। तो वो अपने भरतपुर से लौट के गए तो वो अपने साथियों को सुना रहे थे कि हमारे फूफा के लड़का ने ऐसा किया है। मैंने उस बात सुन ली कि हम पहचानते तो हमें थे समझ नहीं, गया। लेकिन कि हमारे फूफा के लड़का ने शादी छोड़ दी, भाग गया, चला गया, पता नहीं क्या हुआ। अब हमने कहा यहाँ भी हम सुरक्षित नहीं है, अब क्या किया जाए। सही है। तो वहां से चुपचाप निकले, चलो अब मुंबई चलें, बम्बई जाएं। बम्बई में हमारे साथ एक हमारे मेरे क्लास में पढ़ते थे हरि बाबू गुप्ता नाम के आदमी, वो रहने वाले थे अछनेरे के। अच्छा। और उनकी दुकान थी बम्बई में, नंदराम गणेश के नाम से बड़ी मशहूर दुकान थी। ठीक तो है। वो जिक्र किया करते थे अक्सर कि हमारी दुकान है, ये है वो है। तो जब हम बम्बई पहुंचे, बम्बई सेंट्रल स्टेशन पर, तो हमने तो उससे पहले कोई स्टेशन भी नहीं देखी थी, इतने बड़े, घबरा गए कि अब क्या किया जाए। पैसा हमारे पास ज्यादा था नहीं, कुछ था नहीं। तो उस समय वहाँ विक्टोरिया चलती थी बम्बई में, विक्टोरिया बग्गी जैसी। अच्छा। तो हमने एक बग्गी वाले से बात की कि भाई ये सेंट्रल में है, ये दुकान है, इस पर हमें पहुंचाना है। अब उसको हम बैठ गए, जाके पहुंच गए दुकान के सामने। जब पहुंचे तो उन्होंने कही हम भरतपुर से आए हैं। उनके नौकर, मैंने कहा हरि बाबू कहाँ हैं, तो वो अछनेरे चले गए, छुट्टी मना के अछनेरे से। अब हमारे सामने समस्या हुई, अब क्या करें, अब क्या किया जाए। तो हमने झूठ बोली, और झूठ ये बोली कि यार इसको विक्टोरिया वाले को पैसा आप दे दो, हमारी चाबी खो गई है, हम ताला तोड़ के हैं और तुम्हें पैसा दे देंगे। उनने हमें विश्वास क्यों कर लिया, वो ही जिक्र करते रहते थे, हरि बाबू मेरा जिक्र करते रहते थे। हाँ, तो कई बार कोई संदर्भ आया होगा तो उनको याद वो समझ गए कि हाँ है तो इनके दोस्त, और सही बात है। अब वहाँ उन्हें 3-4 दिन हो गए, वहाँ खाना वाना खा लें और करें, अब फिर क्या करें। फिर पता लगा कि जो हमारे साथ गए थे ओम प्रकाश, उनके गांव की लोगों की एक दुकान थी घाट के ऊपर। अच्छा। घाट के ऊपर पर वहाँ खबर पहुंचाई कि हमारे पास 2 नौकर रखते हो तुम। फिर वहाँ गए और वहाँ जाके उन्होंने हमें नौकरी दे दी। और नौकरी क्या दे दी, वो स्टॉल लगाते थे, कचौड़ी बेचे। तो हमसे कचौड़ी बनवा लें, 2-4 कचौड़ी खा लें, रोटी खिला दें और पेट पर बस हो जाते थे। अंत में फिर ये भी 20-25 दिन निकल गए। फिर उनने हमें एक दूसरी जगह कुरला में किसी दुकानदार के दोनों को यहाँ लगवा दिया, एक दूसरे के। अब राजनीति में दिलचस्पी शुरू कहाँ से होती है दोबारा, कि जब हम वहाँ कुरला में पहुंचे तो सन 42 के आंदोलन के कुछ लोग जेल से छूट चुके थे। सन 42 के आंदोलन, अच्छा, वो आजादी वाला आंदोलन जो चल रहा था, वहाँ भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, उसके कुछ लोग बड़े नेता जेल में थे और कुछ लोग छूट गए थे। तो वो छोटे छोटे सभा करते रहते थे और लाउड स्पीकर से हम लोग सुनते रहते थे, उनके नाम सुनते रहते थे, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, वो बोल रहा है, इस तरह की बात चलती रहती थी। अब इस तरह वहाँ बम्बई में रहते 8-9 महीना हो गए हमें, 8-9 महीने सो रहे थे दोनों, तो वो गिर गया नीचे उसके उस पे, तो जगह तो उसमें थी नहीं 2 लाख सोने लायक। बन के मैं तो अपने घर जाऊंगा। अब मैं घबरा गया, अब क्या किया जाए, ये तो घर जाएगा। खैर वो नहीं माना और अंत में जाके उसने भरतपुर अपने आ गया और उसने सारी कहानी मेरे बारे, हम कहाँ हैं, उसने हमारे घर पे बता दी। घर वालों को बता दी। तो घर वालों की तरफ से एक आदमी
एक था मेरे भाई का दोस्त, वो बम्बई गया और बम्बई से मैं ले आया। ठीक। अफवाह क्या फैल रही थी कि इस लड़के को लड़की पसंद नहीं थी, ये अफवाह। अच्छा, ये जबकि ठीक लड़की है। लड़का की पसंद की उन्होंने बात ही नहीं थी, शकल भी नहीं देखते थे, कोई चर्चा भी नहीं करते थे। बिल्कुल। हमारे गांवों में तो इस तरह कोई रवाज हाँ, नहीं। पुराने समय में ऐसा ही होता था। कुछ देखते ही नहीं, देख ही नहीं। बल्कि मैं कहूँ मेरी सगाई को भी सिफारिश कराई थी, कई तरह मेरी सगाई हो जाए, इस तरह की हालत थी। भरतपुर में आंदोलन चल रहा था, बेगार विरोधी आंदोलन। बेगार विरोधी आंदोलन का मतलब शायद आप तो जानते हो वहाँ क्या था कि जो घना है ना बर्ड सेंचुरी, बिल्कुल, इसमें झील है पानी की, तो इसमें चिड़िया आती थी, चिड़िया। तो होता क्या था कि राजा, भरतपुर का राजा और एक आध कुछ, कभी साल कोई राजा, कभी कोई गवर्नर, कभी कोई किसी को राजा बुला के शिकार करता था चिड़ियों का। अच्छा। और वो चिड़ी जब मर जाती थी चिड़िया, तो ठंडा सर्दी, भयंकर सर्दी होती, उसमें जाटव जाति के लोगों को घुसाते थे पानी में, निकालने के। इस बात का हम लोग विरोध कर रहे थे, प्रजा प्रश्न में शामिल हो चुका था, रहे थे। उस साल ये बीकानेर के राजा शार्दुल सिंह और लार्ड कौन से कोई गवर्नर, हाँ एक कोई गवर्नर हाँ आने वाले थे, उनका विरोध चला, आंदोलन चलता रहा। उस आंदोलन में फिर उसका रूप उग्र हो गया, धरना दिया, धरने देने पर राज बहादुर जी घायल हुए, कई लोग घायल हुए, बहुत बड़ा आंदोलन चला। लेकिन मेरी भूमिका उम्र के हिसाब से बहुत कम थी, तो हम लोगों को तय किया कि तुम लोग जब गिरफ्तारियां हों तो हर दिन होती थी गिरफ्तारी, और धरना देते थे, सरकार किसी को जेल में भेज देती थी, किसी को छोड़ देती थी। तो मुझसे कहा गया कि तुम तो उहर तहसील में जाओ और उहर तहसील में सत्याग्रह तैयारी करो। गिरफ्तारी के लिए लोगों को भेजते रहे। फिर एक दिन रमेश स्वामी भुसावर वाले, उनके साथ मुझे लगाया गया तुम अब तुम फलां तारीख को गिरफ्तार हो गए, इसलिए अपना जत्था तैयार करो, अब तुम्हें आना है जेल में। तो हम वहाँ घूमने गए, तो रमेश स्वामी भुसावर के रहने वाले थे। बिल्कुल। तो हम सुबह के टाइम निकले, 2-4 गांवों में घूमते घामते शाम को निठार गांव में, एक निठार में ठहरे पंडित नरसिंह जी के यहाँ। फिर मैं अपने गांव चला गया। गांव जाने से रास्ता में जब मैं रात को वहां पहुंचा और दूसरे दिन सुबह लौट के मुझसे मिलना था, तो पता लगा कि रमेश स्वामी की तो डेथ हो गई। और डेथ कैसे हो गई कि वो जो हम सत्याग्रही ला रहे थे, तो राजा ने स्टेट ने एक पाबंदी लगा दी थी कि कांग्रेस वालों को गाड़ी मत बैठाओ, मतलब कुछ कोई सवारी में नहीं बैठाएंगे। हाँ, मतलब कोई वाहन में उनको बैठने मत दो, उनको बैठने मत दो। स्वामी आए, उनने कही मैं बैठूंगा, मैं नहीं बैठ सकते। फिर अंत में पता नहीं कितनी देर बहस हुई, कितनी नहीं हुई, मुझे पता नहीं कितनी देर हुई। अंत में वो गाड़ी के सामने लेट गए, और लेट गए तो उस समय के ड्राइवर थे भगवंत सिंह, और सुरेंद्र सिंह थानेदार सुरेंद्र सिंह ने आदेश दिया गाड़ी चला दो, और वो चला के वो खत्म हो गए, समय स्वामी मर गए। यहाँ तक तो रहा हमारा इस तरह से वातावरण। अब इसके बीच में आजाद हो गया देश, आजाद हो गया, और आजादी में एक भाषण दिया जयप्रकाश जी ने कि हम गिरफ्तार नहीं होंगे, अब राजाओं को गिरफ्तार करेंगे। मुझे आज तक उस भाषण याद है। तो ये उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता आते थे तो अक्सर हम लोगों को बुलाते थे। तो एक बार राजनारायण जी मथुरा जिले में एक गांव में आए और हम लोगों को बुलाया। तो उस समय सोशलिस्ट पार्टी नहीं थी, जब राजनारायण जी आए उस समय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, कांग्रेस के अंदर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है। तो मैं विधिवत मेंबर तो नहीं बना, पर उस दिन से मैंने ये तय किया कि मुझे अब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में रहना है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में रहते हुए, कांग्रेस के भीतर रहते हुए काम करते रहे, कुछ नौजवानों को सब जो काम हो तो करते रहे। फिर अंत में क्या हुआ कि सन 48 जब 47 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी अलग हुई,
फिर उस दिन भी मेरी शादी थी, तय हुई थी उस अच्छा, दिन। फिर पुनः शादी तय हुई। हाँ, पुनः शादी तय हुई, उस दिन भी थी। और उससे एक दिन पहले मुझे कांग्रेस में सेक्रेटरी बनाया था। कांग्रेस में जगपत सिंह जी नगर के थे, जिला में। जिले में जगपत सिंह जी तो अध्यक्ष बनाए थे, नगर के मुझे बनाया था सेक्रेटरी। लेकिन उसी दिन हमारी पार्टी का सम्मेलन था नासिक में, और वहाँ पार्टी ने फैसला किया कि अब हमें कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए। कांग्रेस छोड़ने का फैसला हो गया। उस फैसले के आधार पर मैंने भी दूसरे दिन कांग्रेस छोड़ दी, और उसी दिन से फिर सोशलिस्ट पार्टी बनाने के लिए लग गया। और उसका नतीजा ये हुआ, धीरे धीरे राजस्थान में हम करीब करीब शहरी क्षेत्रों में सब जगह राजस्थान में पहुंच चुकी थी। भरतपुर में जैसे मैं था, कोटा में हीरालाल जैन थे, उदयपुर में नरेंद्र पाल चौधरी थे, परमानंद त्रिपाठी थी। मतलब अलग अलग जिलों में अलग अलग जिलाध्यक्ष नहीं थे, अलग अलग दलों में थे उस समय। अच्छा। लेकिन हम सब एक, जब छोटी अलग हमने सोशलिस्ट पार्टी बनाई तो सब एक बार सब इकट्ठे हुए और सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। मतलब वहां से आपकी राजनीतिक कैरियर की विधिवत शुरुआत हुई। आपके आंदोलन का पहला समाजवादी आंदोलन समझो स्थापना करने वाला हूँ मैं था। ये वर्ष कौन सा था? ये वक्त था 48 के आसपास है, तारीख तो मुझे ठीक याद है। तो बस 1948 के आसपास, ये आजादी के बाद की बात है। हम सब लोगों ने फिर सोशलिस्ट पार्टी बनाई, और सोशलिस्ट पार्टी का फिर मैं साधारण कार्यकर्ता था, साधारण कार्यकर्ता पर। और हीरालाल जैन थे हमारे जनरल सेक्रेटरी। उस समय पार्टी में अध्यक्ष नहीं होते थे, जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। कम्युनिस्ट पार्टी में जनरल सेक्रेटरी होते थे, तो हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे हीरालाल जैन साहब। तो जयपुर में एक सम्मेलन हुआ सोशलिस्ट पार्टी का, उसमें डॉक्टर रामन लोहिया भी आए थे। उनने फिर पता नहीं क्या सोच के कही कि नहीं, तुम्हें अध्यक्ष बनना चाहिए। मैं, डॉक्टर साहब हीरालाल जी सीनियर हैं और काम करें। नहीं। तो उन्होंने पता नहीं कैसे कहते मुझे राजस्थान पार्टी का अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। और सोशलिस्ट पार्टी का गठन हो गया। मतलब विधिवत रूप से गठन हो गया। विधिवत तो था छोटा मोटा, पहले सेक्रेटरी चलते थे, पर वो जो बनाया नया रूप, नया संविधान, तो उसके अनुरूप फिर आपको अध्यक्ष बना दिया। हीरालाल जैन को जनरल सेक्रेटरी बना दिया। अब इसके बाद फिर पार्टी में विभाजन हुआ, वो तो आप लोगों को पता है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। तो हमारे दो हिस्सा हो गए। एक हिस्सा ज्यादातर लोग तो हम रह गए सोशलिस्ट पार्टी में, डॉक्टर लोहिया साहब, और उदयपुर वगैरह के लोग चले गए प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। अब उसका आगे इसके बाद चुनाव शुरू हुए, तो मैं बामन का चुनाव तो नहीं लड़ा था विधानसभा में। इसलिए नहीं लड़ा था कि मैं उस समय जिले का सेक्रेटरी था, तो पार्टी ने तय कर रखा था जो वो होंगे पदाधिकारी, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिर 57 का मैंने चुनाव लड़ा। पहला चुनाव आपने 1957 में लड़ा, और वो चुनाव ऐसा था, हिंदुस्तान में शायद पहला चुनाव था कि ना तो हमारे पास कोई गाड़ी थी, एक पुरानी साइकिल, एक आदमी ने तो पुरानी साइकिल दे दी और एक ने ट्यूब डलवा दी। डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी। बिल्कुल। एक नत्था सिंह नाम का शेड्यूल कास्ट का लोग भी साथ चुनाव लड़ते थे, तो वो साइकिल चलाते थे, मैं पीछे बैठ जाता था। लेकिन उन दिनों में चुनाव बड़े लंबे चलते थे, कई महीना तक प्रचार चलता रहता था। हम इस तरह चुनाव लड़े, और उस चुनाव से 6-7 दिन पहले, ये 57 के चुनाव की बात है, ठीक है, 6-7 दिन पहले एक नदबई तहसील में कटारा गांव में, कटारा, वहां हमारी मीटिंग हो रही थी। तो किसी ने कहा तुम्हारा तो चुनाव चिन्ह ही बदल दिया। चुनाव चिन्ह हम 2 में से 1 का चुनाव चिन्ह बदल दिया। अब हमारे सामने समस्या, आप करें क्या? तो साइकिल से भरतपुर पहुंचे और कलेक्टर से कहा, कलेक्टर ने कहा मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। फिर हमें किसी ने कही हाई कोर्ट जाओ, तो हाई कोर्ट को हमारे पास पैसा नहीं थी। एक भरतपुर में सेठ संतोषी लाल थे। हाँ बिल्कुल। तो संतोषी लाल जी के परिचित आदमी था, वो मुझे ले गया और उनसे 100 रुपया दिलाए। हमारे यहाँ हाई कोर्ट आए, हाई कोर्ट ने कह दी तो इलेक्शन कमीशन का काम है, नतीजा ये हमारी अपील वकील सब खत्म और हम लोग खत्म। फिर आ गया सन 62 का चुनाव। तो 57 वाला चुनाव फिर क्या हुआ? 57 के चुनाव में राजा मान सिंह जीत गए। अच्छा, आप
कांग्रेस की थी विष्णुप्रिया शास्त्री अच्छा और निर्दलीय थे राजा मान सिंह और मैं था सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से। हाँ। तो हम दोनों हार गए, राजा मान मान सिंह सिंह जीत गए। फिर 62 का चुनाव आया। फिर 62 के चुनाव में फिर वही गाड़ी तो हमारे पास थी नहीं, पर ट्रैक्टर वैक्टर से चुनाव लड़े और 62 के चुनाव में भरतपुर जिले में हम 3 सीट ले ली सोशलिस्ट पार्टी ने। सोशलिस्ट पार्टी 2 तो ले ली भरतपुर से और 1 ले ली धौलपुर से। उस समय धौलपुर भरतपुर एक ही था। और तमाम मिला के सबसे पहले राजस्थान विधानसभा में 5 सोशलिस्ट पार्टी के लोग और 5 कम्युनिस्ट पार्टी के लोग 62 में जीत के आए थे। आप थे, पहला चुनाव आपने 62 में जीता? हाँ, पहला चुनाव 62 में जीता। अब उसके बाद विधानसभा में रहे, पार्टी का अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय सम्मति में रहा। 67 का चुनाव, 67 के चुनाव में चुनाव से कुछ दिन पहले हमारे पार्टी में जो लोग शामिल हुए थे वो चुनाव से 9 दिन पहले और पार्टी छोड़ के चले गए। पार्टी छोड़ के चले गए। एक तो घटना ये हुई। दूसरी घटना ये हुई कि उस समय इंदिरा गांधी का ये 72 की बात, 67 में तो कोई बात, 67 तो हम फिर जीते। 67 में हम 8 आदमी जीत गए, मतलब 5 के 8 हो गए राजस्थान भर में से 8। 4 तो आ गए थे भरतपुर से, 3 आए थे बांसवाड़ा से और 1 आया था अलवर से। हम 67 में 8 गए। लेकिन 72 के चुनाव आते वक्त ये नथी सिंह और मुकुट बिहारी जो कांग्रेस में से हमारे साथ आए थे वो इन टाइम पर पर्चा दाखिल होने के टाइम छूट गए और कई लोग खड़े हुए। उस चुनाव में मैं हार गया। चुनाव में 72 का चुनाव हारा। इधर तो इंदिरा गांधी घबा बांग्लादेश बनने की वजह से और इधर सब लोगों को छोड़ने की वजह से चुनाव का वो था माहौल जिसमें बराबर विपक्ष और बराबर आ गई। हाँ, सुखाड़िया जी तोड़ के तो उसमें नहीं वो बताऊँ जब 67 में हम जीत के आए तो स्थिति आई कि यहाँ सरकार नहीं बन रही थी। सरकार नहीं बनने के लिए अब लोग कांग्रेस वाले कोशिश कर रहे थे लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इस संबंध में मुझसे भी कोशिश की। सबसे पहले तो प्रोफेसर केदार हमारे साथ थे और केदार जी थे बीकानेर की और मुन्नालाल गोयल जो दामाद हाँ जो इनके दामाद थे सुखाड़िया जी के दामाद, उस समय सोशलिस्ट पार्टी के युवा नेता थे वहाँ शादी से पहले। उनका केदार जी संबंध था। तो सबसे पहले तो केदार जी आई मेरे पास कि सुखाड़िया जी चाहते हैं कि आप मिल लें। उससे पहले मुन्नालाल मिले। मैंने कहा मैं दल नहीं बदल सकता। फिर सुखाड़िया जी के पास गए तो मैंने सुखाड़िया जी ने कहा भाई अब देखो सामंती ताकतें आ रही हैं, देश का क्या बनेगा, आप हमारे साथ आ जाओ। अब तो पहले हम कांग्रेस में रहे हो। ये 67 के बाद की सारी घटना है। 67 के चुनाव की बात है। जब सरकार नहीं बनी, सरकार में कंट्रोवर्सी हो रही थी, सीटों की बराबर थी। उसके साथ मैंने उनको कहा, सुखाड़ी सीधा ही सवाल किया कि आप बताओ मुझे दल बदलना चाहिए। तो उस समय की शालीनता देखो, वो चाहते थे मैं दल बदलूं पर उन्होंने कहा देख लो आप देख लो ये कैसे रह गए। अब ये घटना तो हो गई। उसके बाद हम लोग दिल्ली गए। दिल्ली जाने के बाद लौट के आए तो हम दोनों दलों में बराबर के थे। लेकिन राजा हरिश्चंद्र की डेथ हो गई और 2-1 लोगों ने दल बदला कांग्रेस की सरकार बन गई। तो उस समय मुझे मंत्री बनाने का प्रस्ताव सुखाड़ी जी ने दिया था, आपको मंत्री बनाएंगे आप आओ। मैंने कहा मैं नहीं आ सकता, दल नहीं बदल सकता। उसके बाद जब मैं 72 में चुनाव हार गया तो 74 में फिर भरतपुर शहर से एक उपचुनाव हुआ था। उपचुनाव इसलिए हुआ था कि उस समय राजा ब्रजेंद्र सिंह जी, राजा ब्रजेंद्र सिंह जी चुनाव लड़े थे निर्दलीय और उन्हें पता नहीं तो राजा ही थे। 2 साल बाद कह रही अरे यहाँ क्या है, इस्तीफा दे दिया, वो सीट खाली हो गई। तो जिस सीट खाली हुई उस सीट पर मैं उपचुनाव लड़ा था